हाँ, आज हम बात करेंगे डिम्ड इनकम में अंडर सेक्शन 60 to 65 के अंदर। और इससे पहले हमने 5 हेड की इनकम देख चुके हैं। आज हम इसमें देखेंगे जहाँ तक इसका पॉसिबल हो सकता है 2 या 3 इसके 2 वीडियो डालेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि डिम्ड इनकम होती क्या है। सेक्शन दे रखा है 60 to 65 के अंदर एंड फर्स्ट दे रखा है ट्रांसफ़र टू इनकम अंडर सेक्शन 60। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है तो ऐसे में वो इनकम वापस किसके टैक्सेबल हो जाती है? ट्रांसफ़र करने वाले के। विदाउट बेनिफिट किसी भी तरह से आप अपनी इनकम को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इनकम किसके टैक्सेबल होगी? ट्रांसफ़र करने वाले के। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने 50,000 रुपये या 30,000 रुपये अपने किसी जान पहचान वाले को दिए, उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिए, या अपनी 1 महीने की सैलरी अपने दोस्त के नाम कर दी है। तो ऐसे में विदाउट बेनिफिट या विदाउट सेल कंसिडरेशन कुछ भी चीज़ आप इनकम अगर किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो किसकी टैक्सेबल होगी? ट्रांसफ़र करने वाले के टैक्सेबल होगी, वापस आपके उस इनकम में जुड़ेगी। एंड नेक्स्ट दिया है रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी एसेट्स को खंडनीय हस्तांतरण करता है, ऐसा खंडनीय हस्तांतरण मीन्स ऐसा ट्रांसफ़र जिसे जब चाहे जब तोड़ा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफ़र करने वाले के इनकम टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, अगर उसका अमेरिका में किसी तरह से जॉब आ जाती है और वो अपने इंडिया में कोई मकान है उसको अपने दोस्त के नाम देके चला जाता है और सारे राइट्स अपने पास रखता है, कहता है कि भाई इसमें रहना, इसका डेंट पेंट कराना, 3 साल की मेरी जॉब है, जॉब के बाद मैं वापस इंडिया आऊँगा तब तुमसे ये मकान ले लूँगा या मेरे मकान को केयर करो, तुम्हारे पास रहने के लिए अभी मकान नहीं है तो रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना, लाइट का बिल जमा कराना और बस इसमें आराम से रहना। जैसे उस दोस्त के जाने के बाद 1 साल बाद उस दोस्त ने भी अपना खुद का मकान बना लिया पास में, और उस मकान को जो दोस्त का मकान था उसे तो उसने क्या कर दिया, किसी को किराए पर दे दिया और खुद के मकान में जाके रहने लग गया। तो ऐसी कंडीशन में जब उसे पता चलता है कि मेरा मकान उसने किसी और को किराए पर दे रखा है, तो ऐसे में उसने उस मकान को अपना वापस लेकर किसी तीसरे दोस्त को उसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब उसके पास पावर है कि उस मकान को वो वापस ले सकता है, तो ऐसी कंडीशन में मिस्टर एक्स के टैक्सेबल होगा, मीन्स ट्रांसफ़र करने वाले के वो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इररिवोकेबल ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 62। कुछ कंडीशन है जिसके अंदर एसेट्स रिसीव्ड करने वाले के टैक्सेबल होगी, उससे रिलेटेड जो इनकम होगी वो रिसीव्ड करने वाले के टैक्सेबल होगी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें रिसीव्ड करने वाले के टैक्सेबल हो सकती है? तो फर्स्ट, ऐसा ट्रांसफ़र मिस्टर एक्स ने अपनी एसेट्स मिस्टर वाई को दी और साथ में ये डीड किया कि जब तक मिस्टर वाई की डेथ नहीं हो जाती है तब तक ये ट्रांसफ़र अखंडनीय होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये एसेट्स मिस्टर वाई के टैक्सेबल होगी। इसी तरह से दूसरा हम कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करने वाला अपने ऊपर लेकर ये वर्ड बोल सकता है कि मिस्टर एक्स ने एक एसेट्स किसी ट्रस्ट को ट्रांसफ़र की और साथ में ये दिया कि एक्स की डेथ होने तक ये एसेट्स उस ट्रस्ट के पास रहेगी। तो इस कंडीशन में ये कौन सा हो गया आपका? इररिवोकेबल ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं है कब उनकी डेथ होगी। हो सकता है 50 साल, हो सकता है 70 साल, और ना ही उसके परिवार के मेंबर उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी डेथ होने के बाद वो एसेट्स वापस आएगी, तब तक कौन अधिक किसके पास रहेगी इसकी इनकम? उस ट्रस्ट के पास। तो ऐसे में ये इनकम किसके टैक्सेबल होगी? उस ट्रस्ट। इसी तरह से 1961 से पहले अगर आपने कोई एसेट्स ट्रांसफ़र किए अप टू 6 ईयर तक के लिए, तो ऐसी एसेट्स भी जो रहती है वो रिसीव्ड करने वाले के टैक्सेबल होती है, ना कि ट्रांसफ़र करने वाले के। ये अंडर सेक्शन 62 कहता है खंडनीय हस्तांतरण को छोड़कर अखंडनीय हस्तांतरण, इररिवोकेबल ट्रांसफ़र की कंडीशन में, यानी अंडर सेक्शन 62 के अंदर आता है इररिवोकेबल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम ऑफ स्पाउस अंडर सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 2 to 4 तक के लिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम जो आ रही है उस इनकम का कैलकुलेशन किस तरह से होगा उस पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर दिया है कि मिस्टर एक्स, अगर मिस्टर एक्स किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के अंदर वाई जो उनकी वाइफ है
उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मीन्स 20% से ज़्यादा शेयर्स, उस कंपनी के 20% से ज़्यादा शेयर्स उसके परिवार के पास हैं। परिवार में यहाँ डेफिनेशन में आता है खुद वाई, जो उनकी वाइफ हैं, मिस्टर एक्स इनकी खुद की भी जो उनके पति हैं, और वाई की ब्रदर, सिस्टर, मदर एंड फादर, इन सब की इनकम इसमें टैक्सेबल होगी। अगर ये 20% से ज़्यादा अगर उसके पास हैं शेयर्स एक्स वाई के पास, तो उस कंडीशन में एक्स की इनकम किसके टैक्सेबल होगी? वाई के। यही चीज़ अगर आगे एक्स की तरफ से देखा जाए तो सेम रूल एक्स के लिए भी यही अप्लाई होगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर 20% से ज़्यादा होता है, बट कुछ कंडीशन है जिसमें एक्स की इनकम खुद एक्स के ही टैक्सेबल हो सकती है। अगर एक्स अपनी एबिलिटी से उस कंपनी में काम करता है जहां पर उनकी पत्नी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उस कंडीशन में वहां पर जो इनकम आएगी वो इनकम एक्स के ही टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर उस कंपनी में सीए की ज़रूरत है और मिस्टर एक्स खुद सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री की वजह से उनको वहां पर जॉब मिलती है, ठीक है, तो वो जो इनकम आएगी वो किसके टैक्सेबल होगी? मिस्टर एक्स के, क्योंकि यहाँ पर उनकी एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग है जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें अगर एसेट्स का ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो किसके टैक्सेबल होगा? तो यहाँ दिया, अगर कोई भी असेसी अपनी एसेट्स विदाउट सेल कंसिडरेशन अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र करता है तो ऐसे में ट्रांसफ़र करने वाले के इनकम टैक्सेबल होगी। विदाउट सेल कंसिडरेशन अगर ट्रांसफ़र, विदाउट सेल कंसिडरेशन मीन्स बिना पैसे लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम को अपनी पत्नी के नाम या उस इनकम बिल्डिंग से कोई रेंट आता है, तो वो जैसे पति ने अपनी पत्नी के नाम कोई बिल्डिंग खरीद ली और उससे जो रेंट आता है वो पत्नी के टैक्सेबल कर दिया, तो ऐसे में जो वाइफ की इनकम यानी जो हाउस प्रॉपर्टी की दिखा रहे हैं वो उनके ना होकर किसके टैक्सेबल होगी? मिस्टर जो भी उनके हस्बैंड है एक्स वाई जेड, उनके टैक्सेबल होगी। यहाँ पर इनकम किसके जाएगी? पति के टैक्सेबल होगी। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए मिस्टर एक्स ने अपनी एक बिल्डिंग जिसका रेंट 20,000 है पर मंथ विदाउट सेल कंसिडरेशन अपनी पत्नी को ट्रांसफ़र कर दिया। 12 मंथ से जो इनकम आई ये कितनी है? 240। तो इस पे रेंट पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद जो बचेगा वो अमाउंट किसके टैक्सेबल होगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? 30%। ये लेस करने के बाद जो बच जाएगा वो किसके टैक्सेबल होगा? उनके पति के टैक्सेबल होगा, ना कि पत्नी के। कई व्यक्ति अपना टैक्स बचाने के लिए इस तरह की कोशिश करते हैं, तो वहां पर इस सेक्शन को देखा जाता है और ये देखा जाता है कि एक्चुअल इनकम किसकी है। तो यहाँ पर किसके टैक्सेबल होगी? पति के टैक्सेबल होगी। सपोज इसकी जगह यहाँ पर हम ले लेते हैं, पति ने अपनी पत्नी को 50,000 रुपये दिए, ठीक है, विदाउट इंटरेस्ट, और उसने उससे बिजनेस चलाया और उस बिजनेस में या ब्याज पर दिए, उससे उसको 10,000 रुपये की इनकम हुई। तो ये 10,000 इनकम किसके टैक्सेबल होगा? ये जो इंटरेस्ट आया या इनकम आई है ये किसके टैक्सेबल होगी? इंटरेस्ट, बिजनेस से जो इनकम आई या इंटरेस्ट जो आया ये किसके टैक्सेबल होगा? हस्बैंड के, पति के। बट वापस वो इस 10,000 को प्लस 50,000 दोनों 60,000 को वापस इन्वेस्ट करती है और अब की बार उसको जो इनकम आई है वो 12,000 रुपये की हुई है। तो ऐसे में इसकी इनकम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ दे रखा है, इसको इस रेशो में एलोकेट करेंगे। तो 5 यानी 10,000 तो टैक्सेबल होगा हस्बैंड के और 2,000 टैक्सेबल होगा किसके? उनकी वाइफ के। ये हमारे पास कंडीशन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो उन्होंने पैसा दिया उससे तो इनकम इसमें टैक्सेबल होगी, बट ये उनकी मेहनत से उन्होंने अर्न की है, सो ऐसी इनकम किसके टैक्सेबल होगी? उनके खुद के टैक्सेबल होगी। इसी तरह से और एग्जांपल हो सकते हैं, मिस्टर एक्स ने अपनी वाइफ को कोई शेयर्स ट्रांसफ़र किए 50,000 के, ठीक है, अब उससे उसको बोनस शेयर्स मिलते हैं 10,000 के, ठीक है,
तो ये जो 10,000 के शेयर्स हैं इनको बेचने से जो इनकम आएगी किसके टैक्सेबल होगी, इसके या इसके। तो यहाँ दिया है जो बोनस शेयर्स आएंगे उससे जो इनकम होगी, उसको बेचने से जो पैसा आएगा या गेन होगा वो किसके टैक्सेबल होगा, उनकी वाइफ के। और शेयर्स से जो टैक्स इनकम आएगी या गेन होगा वो किसके टैक्सेबल होगा, हस्बैंड के। तो ये मेरे पास शेयर्स का एग्जाम्पल हो गया। एक मैंने आपको बिजनेस का एग्जांपल दिया, तो वहाँ क्या कर सकते हैं, शेयर की कंडीशन में ये रहेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जूनियर अकाउंटेंट में भी ज़्यादातर पूछा जा सकता है, तो उसके लिए दे रखा है हमने दिया इसमें कितना, 50,000, ठीक है ना। तो 50,000 के आपको शेयर्स दिए हैं और इससे क्या मिला आपको, बोनस शेयर्स। अब आप कहेंगे कि बोनस शेयर्स इनकी पत्नी के क्यों टैक्सेबल हुए, तो देखिए अगर ये पत्नी चाहती तो उसको 3 दिन बाद भी तो बेच सकती थी शेयर्स को, 1 साल में भी तो बेच सकती थी उस शेयर्स को, उससे पैसा अपने पास रख सकती थी। बट उन्होंने सब्र किया, उन्होंने मेहनत की, उनको पता था कि ये इससे कुछ गेन होगा और उन्होंने वेट किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज उस शेयर्स से उनको कितने की इनकम हो गई, 10,000 के शेयर्स उनके मिले उनको बोनस शेयर। तो इनको बेचने से जो गेन होगा वो किसके टैक्सेबल होगा, पत्नी। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, तीसरा, पति ने अपनी पत्नी को 50,000 में 2 गाय परचेज कर दी, 2 गाय उसने परचेज कर दी, 50,000 में 2 गाय दी है। पत्नी ने उससे एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो क्या करती थी, उन गायों से जो दूध आता था उसको मार्केट में बेचती और उससे पैसा अर्न करती थी, ठीक है ना। अब यहां पर आता है, यहां पर ये जो इससे जो प्रॉफिट हुआ वो कहां जाएगा, तो फर्स्ट टाइम जो आपने लिया, सपोज 10,000 का प्रॉफिट आया तो ये किसके टैक्सेबल होगा, पति के। बट अगली बार ये जो 60,000 लगाएंगे उससे जो इनकम आएगी उस रेशियो में जाएगी। अब दूसरा एग्जांपल 7 में, अगर इस गाय से 2 बछड़े हुए, 2 गाय और हो गई, तो अब ये कितनी हो गई, 4। इन 4 गायों में से 2 गाय का जो पैसा आता है वो तो पति के जाएगा और 2 गाय से जो आ रहा है वो डायरेक्ट पत्नी के जाएगा और क्यूमुलेटिव होकर वापस पत्नी के हिस्से में इंक्लूड होता रहेगा। आज इन 2 गाय को बेचेगी तो इससे जो गेन होगा वो किसके जाएगा, पत्नी के, और इनको बेचती हैं तो इससे किसके जाएगा, पति के। सेम वही शेयर्स वाला हम एग्जांपल इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारे पास रहा इनकम का ट्रांसफर। बट कुछ कंडीशन है जिनमें अगर पति अपनी पत्नी को एसेट्स का ट्रांसफर करता है और उस कंडीशन में भी किसके टैक्सेबल होता है, ट्रांसफर करने वाले के। विदाउट सेल कंसिडरेशन ट्रांसफर किया फिर भी ट्रांसफर करने वाले के टैक्सेबल नहीं है, वो किसके टैक्सेबल है, रिसीव्ड करने वाले के। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें रिसीव्ड करने वाले के यानी उसकी पत्नी के टैक्सेबल हो, या पति ने अपनी पत्नी को किया और वो किसके टैक्सेबल हो, रिसीव्ड करने वाले के। तो देखिए यहां पर दे रखा है ऐसी कुछ कंडीशन है जिसमें पति या पत्नी में जिसके पास ट्रांसफर होके आया उसमें। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर पति अपनी पत्नी को कोई एसेट्स अलग रहने के उद्देश्य से देता है, तलाक हो जाता है उस वजह से अगर देता है, तो ऐसे में उससे जो इनकम होगी वो किसके टैक्सेबल होगी, वो पत्नी के टैक्सेबल होगी। दूसरा, अगर पति अपनी पत्नी से नेट सेल कंसिडरेशन के बदले में अगर भुगतान करता है तो उससे जो इनकम होगी वो किसके टैक्सेबल होगी, पत्नी के टैक्सेबल होगी। तो ये 2 कंडीशन हमारे पास हैं, जिस कंडीशन में रिसीव करने वाले के टैक्सेबल होगा और बाकी सब कंडीशन में ट्रांसफर करने वाले के टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर इनकम फ्रॉम सनवाइफ अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1, 4, 6 में जो दे रखा है। तो देखिए यहां पर अगर सास या ससुर अपनी बहू को कोई भी एसेट्स ट्रांसफर करते हैं या कोई भी इनकम ट्रांसफर करते हैं विदाउट सेल कंसिडरेशन, कोई एसेट्स ट्रांसफर करते हैं और उस एसेट से कोई इनकम होती है तो वो इनकम सास या ससुर के टैक्सेबल होगी, ठीक है। बट कुछ कंडीशन है जब नहीं हो सकती, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो यहां दिया है जून 1973 के पहले अगर सास ससुर ने अपनी बहू को कोई एसेट्स ट्रांसफर की है तो वो बहू के ही टैक्सेबल होगी, सास ससुर के नहीं होगी। बट उसके बाद जब भी कोई एसेट्स ट्रांसफर किए इसके बाद विदाउट सेल कंसिडरेशन तो सास या ससुर के टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट दे रखा है इसमें इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 7 to 8। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी एसेट्स किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम ट्रांसफर करता है और विदाउट सेल कंसिडरेशन ट्रांसफर करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो या उससे कोई इनकम होती है वो उसके नाम ट्रांसफर करता है ट्रस्ट के नाम, तो वो किसके टैक्सेबल होगी, ट्रांसफर करने वाले के। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने अपनी एक बिल्डिंग जो 10 कमरों की बनी हुई है किसी ट्रस्ट के लिए
नाम से दे दी कि इससे जो इनकम आएगी ये इस ट्रस्ट को ट्रांसफ़र होगी। तो ऐसे में उस बिल्डिंग से जो रेंट आ रहा है वो रेंट किसको दे रहे हैं? ट्रस्ट को दे रहे हैं। तो बिल्डिंग का अधिकारी कौन है आज? उसका मालिक कौन है? खुद असेसी, क्योंकि उसने एसेट्स का ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ उसने क्या किया है? ट्रांसफर किया है। तो किसका? सिर्फ इनकम का ट्रांसफर किया है। तो ऐसी कंडीशन में जो इनकम ट्रांसफर हुई है वो इनकम किसके टैक्सेबल होगी? असेसी के, क्योंकि उसने विदाउट एसेट्स ट्रांसफर किए इनकम का ट्रांसफर करता है। आगे हम इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो देखेंगे उसमें देखेंगे इसके अंदर माइनर चाइल्ड और आपकी एचयूएफ के अंदर जो इंक्लूड की जाती है इनकम, उस पर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे तक बना रहना है। तो थैंक यू। इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1। क्या है माइनर चाइल्ड? तो यहाँ पर दे रखा है, अगर असेसी का खुद का बच्चा माइनर चाइल्ड है, मीन्स जिसकी एज 18 साल से कम है, तो ऐसी कंडीशन में उसे माइनर चाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया है और उसकी इनकम मदर या फादर में से किसकी इनकम में शामिल किया जाए। देखिए, कोई बच्चा 10 साल का, उसके नाम से माता पिता ने क्या बनवा लिया? कुछ भी चीज़ परचेज कर लेते हैं, एसेट्स परचेज कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके नाम से, कहते हैं कि बच्चा लकी है इसके नाम से इन्वेस्ट कर दो, मकान परचेज कर लिया है एटसेट्रा। जबकि वो क्या है? अभी माइनर चाइल्ड है, उसकी एज नहीं है, क्या वो खरीद सकता है? तो ऐसी कंडीशन में जब वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता है तो ऐसी इनकम जो उससे हो रही है वो किसके जाएगी? मदर या फादर में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम में शामिल किया जाएगा। बात आती है मदर या फादर में से इनकम ज़्यादा कैसे? तो यहाँ दिया है जिस इनकम की हम बात कर रहे हैं उस इनकम को छोड़कर, सपोज इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है तो इन्वेस्टमेंट की इनकम को छोड़कर बाकी इनकम, पांचों हेड की इनकम जिनकी ज़्यादा है दोनों में से, पति या पत्नी में से, फॉर एग्जांपल ये हस्बैंड की हो गई, मिस्टर की, ये मिस्ट्रेस की हो गई, उनकी वाइफ की, और यहाँ दे रखी है इनकी इनकम, सपोज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनको आ रही है 2 लाख रुपए की, इनको आ रही है इनकम फ्रॉम सैलरी से 1,50, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम इनको आ रही है 1 लाख रुपए, और इनको आ रही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 2,40,000। तो इस कंडीशन में अब हमारे पास दो या अदर हेड की इनकम, अदर हेड में आप और चाहें तो डाल सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, इससे इनको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये, इनका भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 रुपये। तो यहाँ पर इनकी इनकम को टोटल करके देखेंगे किसकी इनकम ज़्यादा है। जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसमें बच्चे की, जो माइनर चाइल्ड है, उसकी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। बात आती है, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर इनकम निकाल के देखें तो इसकी 3,10 आ रही है ग्रोस टोटल इनकम, और इनकी आ रही है कितनी? 4 लाख रुपए। तो किसकी ज़्यादा है अभी फ़िलहाल? ग्रोस टोटल इनकम, क्योंकि डिडक्शन तो सेम ही मिलनी है, तो टोटल इनकम इनकी किसकी ज़्यादा है? वाइफ की। तो ऐसी कंडीशन में माइनर चाइल्ड की इनकम किसके इंक्लूड होगी? बच्चे की माँ के। ठीक है, अब बात आती है कि बच्चे की माँ के, अगर स्पाउस में से किसी एक व्यक्ति की इनकम में एक बार बच्चे की इनकम को शामिल कर दिया जाता है तो क्या ये ज़िंदगी भर रहेगी? तो यहाँ पर आता है नहीं। अगर जिसकी इनकम में एक बार शामिल कर दिया वो चाहे तो क्या कर सकता है? अपनी इनकम को शो कर सकता है कि मेरी इनकम मेरे स्पाउस की इनकम से कम है, सो अब ये जो इनकम आता है ये किसके शामिल किया जाए? मेरे स्पाउस के शामिल किया जाए। तो वो चाहे तो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, कुछ कंडीशन है जिसमें मदर की इनकम में आएगा। तो देखिए कब, या फादर की इनकम में आएगा, ये फिक्स है।
तो देखिए यहाँ दे रखा है इनकम किस में इंक्लूड करें, बच्चे की। तो यहाँ दिया है सबसे पहले तो माइनर चाइल्ड की कैटेगरी में किसको इंक्लूड किया है, तो माइनर चाइल्ड में यहाँ पर माना है कि ऐसा बच्चा जिसकी एज क्या हो प्रीवियस ईयर में 18 साल से कम हो। अब माइनर चाइल्ड में कौन कौन आएंगे, तो उनका खुद का पुत्र, गोद लिया गया बच्चा, या आपके जैसे दूसरी माँ का या बच्चा अपने साथ लेके आए तो वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया कि उस कंडीशन में यहाँ पर बच्चे की इनकम, अब इसमें किसको इंक्लूड नहीं किया, तो भाई के बच्चे इसमें नहीं आएंगे, भतीजा नहीं आएगा, पोते इसमें इंक्लूड नहीं किए गए माइनर चाइल्ड में। सिर्फ कौन से आएंगे, दत्तक पुत्र कह लीजिए या वारिस कह लीजिए या गोद लिया गया बच्चा कह लीजिए या खुद के बच्चे को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब बच्चे की इनकम को मदर या फादर में से इनकम में से शामिल कर देंगे जब जिसकी इनकम ज़्यादा हो, ये पॉइंट भी हो गया। आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए पति या पत्नी दोनों का तलाक हो जाता है या विवाह विच्छेद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे की इनकम को किसके शामिल की जाए, तो यहाँ पर वर्ड आता है मदर या फादर, जिसके पास वो बच्चा रह रहा है तो वो इनकम उसी के इंक्लूड की जाएगी। ये यहाँ पर दिया गया है अगर अलग रहने के उद्देश्य से है तो देखिए यहाँ पर अब बात आती है कि कुछ कंडीशन है जिसमें बच्चे की इनकम माता पिता की इनकम में शामिल नहीं करते। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे की इनकम को माता पिता की इनकम में शामिल नहीं कर सकते, तो यहाँ दिया है अगर बच्चा अपनी एबिलिटी से, खुद की एबिलिटी से अगर इनकम अर्न करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो इनकम किसके जाएगी, बच्चे की खुद की इनकम में शामिल होगी। दूसरा, अगर ऐसा बच्चा दिव्यांग है, विकलांग है, तो उस कंडीशन में उसकी इनकम मदर या फादर में इंक्लूड नहीं की जाएगी, उसको अलग से सॉल्व किया जाएगा, उसकी इनकम को खुद की इनकम में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर डिसेबल पर्सन है तो उसकी इनकम, या बच्चा है तो वो उसी की खुद की इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है। और तीसरी, इनकम कैसे कमा सकता है, तो यहाँ दिया उसके लिए क्या, अपनी एबिलिटी से, ठीक है ना, और किसी तरह के क्रॉसवर्ड, पजल एटसेट्रा गेम जीता हो, कहीं क्विज़ में भाग लिया हो वो हो सकता है, या स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हो, सिंगर हो, इस तरह से जो बचपन में ही गाने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं तो उनकी इनकम चालू हो जाती है, तो ऐसी इनकम माइनर चाइल्ड की इनकम मानी जाएगी और वो खुद की इनकम में शामिल की जाएगी। बट यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, अगर मान लीजिए बच्चे की खुद की इनकम है, ठीक है, सपोज बच्चे की इनकम कितनी है, बच्चे ने 2 लाख रुपए कमाए स्पोर्ट्स से या क्विज में जीता, अब ये पैसा वो खुद तो स्पोर्ट इन्वेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर बच्चे को कहा जाए कि ये 2 लाख रुपए हैं तो वो बच्चा जानते हो क्या रहेगा, लैपटॉप ले आएगा, बाइक ले आएगा या फिर मोबाइल ले आएगा महंगे और ख़त्म कर देगा। तो माता या पिता इसको कहते हैं कि भाई इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करा देते हैं जिससे कि आज उसको बेचने पर उनको 3,50,000 रुपये प्राप्त हुए। तो ऐसी कंडीशन में जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करवा दिया, प्लॉट में इन्वेस्ट करवा दिया, या कोई म्यूचुअल फंड खरीदवा दिया और उससे जो इनकम हुई वो इनकम क्या हुई, 2 लाख की चीज़ आज कितने की हो गई, 2 साल बाद 3,50,000। तो यहाँ पर जो 1,50,000 इंक्रीज हुए हैं ये बच्चे की इनकम में नहीं आएंगे। बच्चे की इनकम में सिर्फ 2 लाख हैं, 1,50,000 माता या पिता की एबिलिटी की वजह से हुए, तो ये मदर या फादर में से किसी एक की इनकम में इसको इंक्लूड किया जाएगा। ये इसमें ध्यान रखना है। तो बच्चे की एबिलिटी से, और दूसरा उसने जो की उसके बाद उस पैसे को माता या पिता इन्वेस्ट करते हैं, उससे कोई इनकम आती है तो वो किस में जाएगी, मदर या फादर में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसमें शामिल की जाएगी, ठीक है। और माइनर चाइल्ड में यहाँ दिया डिसेबल, अगर माइनर चाइल्ड है, ठीक है, दिव्यांग बच्चा है, विकलांग है, तो उस कंडीशन में उसकी इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा, उसका सेपरेट कैलकुलेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस बच्चे की इनकम को अगर माइनर चाइल्ड है और वो इनकम किस में इंक्लूड की जाए, तो मदर या फादर में से किसकी, जिसकी भी इनकम में आएगा तो उसमें देखिए कैलकुलेशन। तो देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में आएगा और उस पर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए सपोज बच्चे की इनकम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर परचेज किए थे मदर ने या फादर ने उसके नाम से खरीदे, ठीक है। तो उस कंडीशन में
यहाँ तो इंक्लूड किसके किया जाएगा, मदर या फादर में से जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके में। तो किसकी इनकम ज़्यादा है, मदर की। सो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज 5,000 रुपये की इनकम हुई तो यहाँ पर इसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 1032 के अकॉर्डिंग। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, एक बच्चे की इनकम को शामिल किया तो एक बार, 2 बच्चों की है तो दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करके उनके लिए दोनों के लिए डिडक्शन अलग अलग मिलेगी। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 1032 की आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, तो यहाँ रूल दिया है फर्स्ट एक्चुअल यानी 5,000, सेकेंड एक्चुअल 5,000 और या फिर आपको क्या मिल सकती है 1,500 रुपीज़, विच एवर इज लेस। दोनों में से जो भी कम होगा उसको देंगे और यहाँ पर लेस। तो इस तरह से ये इनकम हो जाएगी आपकी कितनी 6,500 और ये इनकम इनके टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखिए कितनी, तो टोटल कर देते हैं। ये इस तरह से आपको डिडक्शन देनी है। सेम अगर इसमें आएगा तो यहाँ पर भी इसी तरह से देंगे अंडर सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इनकम हुई इनकी कितनी 310 और यहाँ इनकम हुई है इनकी 4,650,650, ये 500, ये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इनकम ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कोई भी एसएससी अपनी इनकम को अपने परिवार के नाम ट्रांसफ़र कर देता है, कब 31 दिसंबर 1969 के बाद, तो ऐसी कंडीशन में, इससे पहले करता है तो एचयूएफ का पार्ट होगा, एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी, बट इसके बाद करता है तो वो एसएससी की इनकम में शामिल होगा। उससे जो इनकम अर्न होगी वो विदाउट सेल कंसिडरेशन ट्रांसफ़र करने पर, तो वो इनकम किसके टैक्सेबल होगी, एसएससी की इनकम में शामिल की जाएगी। बट यहाँ पर दिया है ऐसी एसेट्स अगर उस परिवार की बंटवारा होता है और उसमें उसके जो हिस्से में आ रही है खुद के और उसके स्पाउस के हिस्से में जो आ रही है उस पार्ट पर टैक्स किसको देना होगा, उससे जो इनकम होगी स्पाउस की इनकम से वो खुद एसएससी को इसमें देना होगा जिसने इसको इंक्लूड किया है। यहाँ पर ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है बेनामी ट्रांजैक्शन। कई व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है, तो बेनामी ट्रांजैक्शन ये कहते हैं कि कई व्यक्ति डमी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। जिस व्यक्ति का नाम ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, उस व्यक्ति को खुद ने अपने आप को बनाया और एक तरफ खुद ही ट्रांसफ़र कर लाया और लेने वाला भी खुद ही है, उसके डॉक्यूमेंट खुद ने तैयार कर रखे हैं या नाम से कर दिया और उसी के नाम से आपने सिग्नेचर करके कोई एसेट्स ट्रांसफ़र कर दी है, कम रेट पर सेल कर दी है टैक्स बचाने के लिए, या आपने कोई और गिफ्ट दे दिया है, किसी भी तरह से इनकम का ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ऐसी इनकम वापस उसी व्यक्ति की इनकम में ट्रांसफ़र कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति ने अपने साले को, अपने रिश्तेदार साले को 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए या गिफ्ट में दिए। 5 लाख रुपए क्या दिए, गिफ्ट में दिए। ठीक है, तो यहाँ पर या 50,000 रुपये गिफ्ट में दिए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या देखती है कि इसका ट्रांजैक्शन किस में होना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन डमी तो नहीं है, कहीं गिफ्ट दिया है, तो अपनी टैक्स बचाने के लिए क्या हो, तो उसको बचाने के दिखाने के लिए आपको देखना होगा कि क्या उसने उसको बैंक में जमा कराया या नहीं, तो चेक से होना चाहिए पेमेंट। ठीक है, और उसने उसको काम में लिया या नहीं लिया ये भी ध्यान रखना है, तो ले या ना ले वो बात अलग, बट किससे पेमेंट होना चाहिए, चेक से होना चाहिए और उसकी बैंक स्टेटमेंट में दिखना चाहिए जिसने रिसीव किया है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन है और इसे ट्रांसफ़र करने वाले की उसमें शामिल कर लिया जाए। जैसे कई व्यक्ति वाउचर बनाकर दे देते हैं, 50,000 रुपये उसको दिए, 20,000 उसको दिए और ये खर्चा दिखाकर अपने एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं। तो यहाँ दिया है कि उसकी ट्रांजैक्शन आपको किस में दिखनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। तो ये क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शन है जिसे बचाने की कोशिश है। आप कई व्यक्ति क्या करते हैं, अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी इनकम को छुपा देते हैं, अपने खर्चों को छुपा देते हैं या कम दिखाते हैं, अपनी इनकम को कम दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट को कम अमाउंट से दिखाते हैं या खर्चों को अच्छी तरह से शो नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास, ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास अंडर सेक्शन 68 to 69D
इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज दिए गए हैं, यानी ऐसी इनकम जहां पर आपने टैक्स की चोरी करने का प्रयास किया गया, उनका पता चलता है तो उन इनकम को वापस उस करदाता की इनकम में शामिल किया जाता है जिसने इस तरह का ट्रांजैक्शन किया है। तो पहला दिया इसने कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68, आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है या आपके जो अकाउंट दे रखे हैं उनमें लेज़र या कैश बुक में जो जमा दिखा रखी है, उस जमा के बारे में जब अधिकारी पूछते हैं आपसे, डिटेल मांगते हैं कि ये पैसा कहाँ से जमा हो रहा है, आप अगर उसको संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो ऐसी क्रेडिट कैश आपकी अंडर सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग उस साल की इनकम मान ली जाएगी और आपके ऐड कर दी जाएगी। नेक्स्ट दिया है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें शो नहीं किया गया है या कम दिखाया गया है। अंडर सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है कि आपके जो अकाउंट दे रखे हैं, अकाउंट के अकॉर्डिंग या आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनकी डिटेल आपने अकाउंट में कहीं मेंशन नहीं की है, वित्तीय वर्षों में, पिछले वित्तीय वर्षों में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी जांच की जाती है और उनको देखा जाता है और उनके बारे में आपसे डिटेल पूछी जाती है और एसएससी उसका सही जवाब नहीं दे पाता या उसने जो जवाब दिए हैं उस जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसी इनकम उस साल के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वित्तीय वर्षों के, उनको उस साल की इनकम मानकर अंडर सेक्शन 69 में इंक्लूड करके टैक्सेबल किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड मनी। अंडर सेक्शन 69 ए के अकॉर्डिंग आपकी तिजोरी के अंदर जो धन पड़ा हुआ है, ज्वेलरी पड़ी हुई है, प्रीवियस ईयर में जो आपने ली है, वित्तीय वर्षों में जो आपने धन ले रखा है, सोना चांदी एटसेट्रा, उनके बारे में जब तिजोरी खोली जाती है और उसमें डिटेल पूछा जाता है, भैया इतना सोना कहाँ से आया, इसको एक्सप्लेन कीजिए, 2 किलो सोना है, 3 किलो चांदी है, कहाँ से आई है, ये ज्वेलरी हैं, उनके बिल बताइए, आपने बिल बताया, उनके एक्सपेंसेस को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कहाँ से आई है, इन्वेस्ट ये जो इनकम आई है इनको खर्च करने के लिए या इनको परचेज करने के लिए, वो कहाँ से आई है। अगर इन चीज़ों से इनकम टैक्स ऑफिसर या अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है तो वो उस साल की इनकम मान ली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारे पास वित्तीय वर्षों में, पिछले वित्तीय वर्षों में जो इन्वेस्टमेंट आपने बुक्स में दिखा रखे हैं वो बुक्स में दिखा तो रखे हैं बट कम अमाउंट से दिखा रखे हैं। सपोज आपने 20 लाख की कोई एसेट्स परचेज की है जबकि उसे इन्वेस्टमेंट में दिखा रखा है सिर्फ 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कम दिखा रखा है। इस तरह की बहुत सारी अगर आपके पास ट्रांजैक्शन है या जो ट्रांजैक्शन है उनको देखा जाता है और उनके बारे में आपसे पूछा जाता है, यानी एसएससी से पूछा जाता है और एसएससी उसका अधिकारी को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता है तो वह उस साल की इनकम मान ली जाती है। आगे चलते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 69C, ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बारे में आपसे पूछा गया है कि जो आपने खर्च किए हैं पिछले वर्षों में, पिछले गत वर्ष में जो खर्च किए गए हैं या पिछले वित्तीय वर्षों में जो खर्च किया गया है उनके बारे में आपसे पूछते हैं कि ये आपकी इनकम, इतना खर्चा जो किया है, इतनी पैसा कहाँ से आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर एक्स ने अपनी बच्ची की शादी की और उसमें उसकी जो रिटर्न जाती थी वो जाती थी क्या 3 लाख रुपए एनुअल दिया करते थे, 20 साल से अपनी रिटर्न भर रहे हैं और उन्होंने अपनी बच्ची की शादी में हर एक बाराती को, जो भी उनके 20 या 25 बाराती आते हैं, उनको एक एक बाइक दी है, 90,000 रुपये की या 1 लाख रुपए की एक बाइक दी है हर एक बाराती को। अब आप 20 व्यक्ति को भी अगर दी है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 लाख रुपए का आपका खर्चा, प्लस खाने पीने का खर्चा जो वहाँ पर खर्च हुआ है। एक थाली पर उन्होंने कम से कम 2,000 रुपये खर्च किया है। अगर 200 थालियाँ वहाँ से उठी हैं तो 4 लाख रुपए का खर्चा ही है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको टोटल किया, अधिकारी ने उसका टोटल किया, 24 लाख रुपए हुए कि भाई आप बताइए ये 24 लाख रुपए आपके आए कहाँ से, जबकि आपकी इनकम प्रीवियस ईयर से 20 सालों से 3 लाख रुपए चली आ रही है। आपका टैक्स ही नहीं बन रहा है, 3 लाख से आप नीचे चल रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 6 लाख रुपए आपकी इनकम हुई है
3 लाख रुपए के अकॉर्डिंग 60 लाख रुपए, 60 लाख में से आप खर्चा भी तो करते हैं, तो खर्चा कर कर आपने 20 या 30 लाख, 40, 50 लाख खर्च हुआ होगा। तो आज तक आपके पास ये अचानक इतना इनकम कहाँ से आई? ये जो 24 लाख रुपए आपने जो गिफ्ट दिए हैं ये कहाँ से आई? ज्वेलरी बच्ची के पहनने के लिए दिए 20 लाख या 30 लाख की, वो कहाँ से आई? ये इन्वेस्टमेंट पूछते हैं और वो शो नहीं कर पाता इस एक्सपेंसेस के बारे में। तो ऐसी इनकम, उस साल की इनकम मानकर अंडर सेक्शन 69 सी के अकॉर्डिंग एसएससी की इनकम में ऐड कर दिया जाता है। इनको कहते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम। नेक्स्ट और लास्ट दे रखा है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी अंडर सेक्शन 69 डी के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी एसएससी अपनी पैसा किसी से हुंडी पर लेता है तो यहाँ दिया गया है, अगर एसएससी ने किसी से भी पैसा हुंडी पर लिया है तो वो पेमेंट मोड चेक से होना चाहिए और उसका वापस रीपेमेंट भी करेंगे तो वो भी चेक के थ्रू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई व्यक्ति क्या करते हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए इस तरह का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। वो अपनी डमी हुंडियाँ बनाकर रखते हैं, जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर आते हैं या ऑफिसर आते हैं जांच करने तो उनको हुंडियाँ दिखा देते हैं कि भाई कल ही मैं 5 लाख रुपए उससे लेके आया हूँ, मिस्टर एक्स से, मिस्टर वाई से भी 5 लाख लाया हूँ, मिस्टर जेड से मैंने 3 लाख लिए हैं। इस तरह से टोटल उन्होंने करके 25 लाख रुपए जो उनके पास कैश पड़े मिले उसको दिखा देते थे कि ये 25 लाख जो आपके पास कैश पड़े, उनको दिखाकर इन खर्चों में से कहीं से भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे और अपने टैक्स बचा लेते थे। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल कर दिया कि नहीं, अब आप जो पेमेंट लेंगे हुंडी पर, जो आप पेमेंट लेंगे और देंगे वो चेक से होना चाहिए। तो अब आपके पास कैश का तो मामला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कैश पड़ा है। सपोज आपने बताया कि मैं कैश 25 लाख जो मेरे पास पड़े हैं ये बैंक में, या बैंक में क्या आपके गले में जो पैसा पड़ा हुआ है 25 लाख, ये कहाँ से आया? तो आप कहेंगे कि हुंडी पे लिया। तो ठीक है भाई, हुंडी पे लिया है तो हुंडी का ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होना चाहिए? चेक से। तो आप आपकी बैंक स्टेटमेंट दिखाइए और उसमें आपने जो विड्रॉल किया है, जिसने हुंडी दी है उससे जो विड्रॉल किया है उस पैसे का आप 5 लाख और ये 3 लाख के जो चेक हैं ये हमें दिखा दीजिए। कितने? 25 लाख का जो ट्रांजेक्शन है ये हमें दिखा दीजिए। अगर आप इस तरह का दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, संतुष्ट हो जाएंगे अधिकारी और आप पे चार्जेज नहीं लगे। बट आपने विदाउट पे चेक हुंडी का पैसा लिया है या रीपेमेंट किया है या इंटरेस्ट भी पे किया है तो वो डिसअलाउड होगा और उसे क्या माना जाएगा? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सो यहाँ पर अनडिस्क्लोज्ड इनकम में इन पॉइंटों को इंक्लूड किया गया है और ये किस हेड में शामिल होंगे तो इनको आप अदर सोर्सेज में ले जाकर इसे इंक्लूड कर सकते हैं, जिस करदाता या जिस एसएससी की इनकम में ये आता है वहाँ पर। और इस तरह से हैं सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड, लॉसेस को सेम हेड में एडजस्ट करना और उन्हें आगे ले जाना। अंडर सेक्शन 70 to 80 के अंदर दे रखा है। तो देखिए अंडर सेक्शन 70 से लेकर अंडर सेक्शन 80 तक दे रखा है। लॉसेस का सेम हेड में एडजस्टमेंट करना और अदर हेड में ले जाकर एडजस्ट करना। अगर वहाँ पे भी पूरा नहीं होता तो उसे कहाँ ले जा सकते हैं? कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। और लास्ट में 80 दे रखा है। लॉसेस सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड तभी हो सकता है अगर किसी कंपनी को या किसी भी एसएससी की लॉस की रिटर्न अगर वो अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर देता है ड्यू डेट पर तो उसे लॉसेस सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड का अधिकार मिल जाता है। पुराने लॉसेस को आगे ले जाना और पुराने लॉसेस को आगे लाए हैं तो इस हेड से एडजस्ट करना, बट उस लॉस की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अंडर सेक्शन 80 ये मेंशन करता है। तो आज हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले अंडर सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग सेम हेड में जाकर एडजस्ट करना। लॉसेस को सेम हेड में एडजस्ट कैसे करना? तो हमने 5 हेड पढ़ रखे हैं। देखिए पहला हेड हमारे पास है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड दे रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड दे रखा है हमें बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, फोर्थ दे रखा है हमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ दे रखा है हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ये हमारे पास 5 हेड हैं, इन 5 हेड की इनकम को एडजस्ट करना देख रहे हैं। अंडर सेक्शन 70 क्या कहता है? अंडर सेक्शन 70 आपसे कहता है कि सेम हेड में एडजस्ट करना। अब सेम हेड क्या? तो देखिए, एक हेड में इससे इनकम होती है और दूसरे हेड में उससे क्या हो रहा हो, उसी हेड के अंदर एक से इनकम हो और एक से लॉस हो। देखिए, फर्स्ट सैलरी में कभी लॉस होता ही नहीं है, तो इसमें तो दिक्कत ही ख़त्म। बात चलती है हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 2 मकान है, ए हाउस और बी हाउस, ए हाउस से 60,000 का प्रॉफिट हुआ और बी हाउस से 40,000 का लॉस है, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक दूसरे से एडजस्ट करके 20,000 आउटर कॉलम में दिखाएंगे टैक्सेबल पार्ट में। ये क्या होगा? सेम हेड में एडजस्ट। देखिए, एक मकान से तो आपको प्रॉफिट हुआ, एक से लॉस हुआ, तो टोटल आपका क्या हुआ, इनकम कितनी दिखाई, 20। यहाँ कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास दे रखा है इसके अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन में भी हमारे पास सेम हेड में अगर कोई 2 बिजनेस हैं, ठीक है, एक साइकिल का बिजनेस है और एक आपका कहीं का है बाइक का बिजनेस है, एक से आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक से लॉस हो रहा है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ दिया है स्पेकुलेशन बिजनेस है, सट्टे का व्यवसाय है, तो उस कंडीशन में आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। तो देखिए, एक तो नॉर्मल बिजनेस, एक हो गया आपका स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है ना। तो यहां देखिए क्या दिया इसने, नॉर्मल बिजनेस में अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में आपको लॉस होता है 20,000 का और स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है 50,000 का। तो ऐसी कंडीशन में यहां कह रखा है कि नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस की लॉस से एडजस्ट किया जा सकता है। मींस आप कितना दिखाएंगे, 30,000 आउटर कॉलम में दिखाएंगे। यहाँ ये वर्ड दिया है, बट जस्ट ऑपोजिट यहाँ दिया, अगर मान लीजिए नॉर्मल बिजनेस से आपको प्रॉफिट होता है 50,000 का और स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको 20,000 का लॉस है, तो क्या एडजस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ दिया है नहीं, सेम हेड में होते हुए भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस से कर सकता है और स्पेकुलेशन बिजनेस से कर सकता है। एक स्पेकुलेशन बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो, एक से लॉस हो, तो दोनों आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल बिजनेस से एक से लॉस हो, एक से प्रॉफिट हो, तो आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। बट एक नॉर्मल बिजनेस से आपको इनकम हो रही है और स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस हो रहा है, तो ये एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट, स्पेकुलेशन से लॉस नहीं, बट स्पेकुलेशन से प्रॉफिट और नॉर्मल से लॉस हो तो एडजस्ट किया जा सकता है। ये सेम हेड में एक बाउंडेशन है जो नहीं कर सकते, बाकी सब आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल से कर सकता है, नॉर्मल एबनॉर्मल से भी कर सकता है, जबकि नॉर्मल स्पेकुलेशन बिजनेस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से कर सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी में यहाँ पर दिया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन यहाँ दिया लॉन्ग टर्म गेन और एक दिया हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। अब यहां पर भी बात आती है, क्या ये एक दूसरे से एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसमें भी बाउंडेशन है। क्या लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म एडजस्ट कर सकता है, शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म एडजस्ट कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लॉस को शॉर्ट टर्म के गेन से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म के लॉस को, लॉन्ग टर्म के गेन से शॉर्ट टर्म के लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है। ये वर्ड दिया है यहां पर, ये बाउंडेशन हो गई आपकी, ये आप एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से यहां एक और दिया है कि हॉर्स मेंटेनेंस का बिजनेस अगर कोई करता है, ठीक है, और इससे इसको लॉस होता है और अदर इनकम से इसी हेड की से क्या एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं। स्पेकुलेशन है, यानी हॉर्स मेंटेनेंस का बिजनेस के लॉस को हॉर्स मेंटेनेंस के दूसरे बिजनेस से एडजस्ट किया जा सकता है, उस हेड में अदर से नहीं कर सकते। ये यहाँ पर बाउंडेशन है।
एक और है, अगर आप लॉटरी के टिकट वगैरह लेते हैं, लॉटरी के लिए टिकट लेने के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हैं, हॉर्स रेस पे पैसा लगाने के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हैं और उससे अगर आपको इनकम होती है तो उस एक्सपेंसेस को इससे एडजस्ट नहीं किया जाता है। ये भी इसके अंदर दे रखा है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट एक और है इसके अंदर, अगर मान लीजिए टैक्स फ्री ऐसी बिजनेस जो 100% टैक्स फ्री है, उससे जो इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगती है और उस बिज़नेस में लॉस होता है, और एक बिज़नेस है जिसमें आपको टैक्स लगता है, तो ऐसे में उस लॉस वाले बिज़नेस को इससे एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन सी है, टैक्स फ्री बिज़नेस है। तो जब इसकी टैक्स फ्री बिज़नेस है, इस पर टैक्स लेता ही नहीं है, तो इसके जो लॉस हुआ है उसको भी क्या नहीं कर सकते, अदर हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते, यानी दूसरी इनकम से, उस हेड की दूसरी इनकम से आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर बाउंडेशन दी है आपके सेम हेड में। तो सेम हेड में हमारे पास टोटल क्या बाउंडेशन हुई, सैलरी से रिलेटेड कोई लॉस नहीं होता। नेक्स्ट दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में एडजस्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। बाउंडेशन है तो हमारे पास स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस की है, यानी स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को नॉर्मल बिजनेस से नहीं कर सकते, जबकि नॉर्मल बिजनेस के लॉस को स्पेकुलेशन बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन में बोला तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को, लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। और हमने हॉर्स मेंटेनेंस के बिजनेस में पढ़ा, दोनों एक दूसरे से एडजस्ट कर सकते हैं, बट वो कौन से होने चाहिए, दोनों हेड के अंदर दोनों इनकम, एक से लॉस एक से इनकम हो, किससे, हॉर्स मेंटेनेंस के बिजनेस से, तो ही आप एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदर इनकम, तो अदर इनकम में इन्होंने डाला है कि अदर इनकम से नहीं कर सकते। एक और है, लॉटरी के टिकट वगैरह के लिए एक्सपेंसेस करते हैं या हॉर्स मेंटेनेंस के, हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं, उसके खर्चे कोई होते हैं, क्या कह सकते हैं, गैम्बलिंग नेचर के कोई एक्सपेंसेस हैं, उनसे अगर इनकम होती है तो उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। और लास्ट हमने एक और देखा था, कौन सा, जो दिया है कि ऐसा बिजनेस जो टैक्स फ्री है, उससे इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री है, तो टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल बिजनेस से उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता उसकी इनकम से, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब उससे इनकम पे टैक्स ही नहीं लगाते तो उसके लॉस को भी एडजस्ट नहीं करेंगे। ये हमारे पास सेम हेड में। अब हम चलते हैं इसी चीज़ को अदर हेड में लेकर। तो अदर हेड में क्या है, मैं इसी को अदर हेड में भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अदर हेड में ले जाकर अंडर सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो सेट ऑफ लॉसेस वन हेड अगेंस्ट टू इनकम टू अनदर हेड। तो देखिए किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, बात करते हैं। इसके लिए सेम हेड में हमने एडजस्टमेंट कर लिया, अब अदर हेड में जाकर हम इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, कैपिटल गेन से गेन, ये हमारे पास 5 हेड, और 5 हेड का मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, कौन कौन से किस हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो याद रखना भी आसान हो जाएगा और एडजस्टमेंट करना भी बिल्कुल सिंपल। तो मैं यहाँ पांचों हेड को मेंशन कर देता हूँ, 5 हेड को मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। फिर अगर फिर भी आपको नहीं आता तो एक एग्जाम्पल बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग दोनों अंडर सेक्शन 70 और 71 एक साथ एडजस्ट करके उसमें बताएंगे। तो देखिए, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट है। तो देखिए कौन कौन किस किस से एडजस्ट कर सकता है। तो यहां दिया है अंडर सेक्शन 71 के अंदर, पहले 70 में हमने एडजस्टमेंट कर लिया। 70 में जब पूरा नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं अपने अंदर अपने व्यक्तियों से एडजस्टमेंट करना। तो यहाँ पर भी वही दिया हमारे। एंड सेकंड, अब जब अपने घर में नहीं हो सकती एडजस्टमेंट, अपने व्यक्तियों से नहीं हो सकती, तो हम कहाँ जाते हैं, बाहर के व्यक्तियों के पास। तो बाहर के व्यक्ति पर जाकर आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए दिया है क्या करेंगे, तो इनकम फ्रॉम सैलरी किस किस से एडजस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी से लॉस होता ही नहीं है तो एडजस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो देखिए ये किसी से एडजस्ट नहीं होता, यानी इसके लॉस ही नहीं होता तो एडजस्टमेंट करने का सवाल ही नहीं होता। तो लॉस किस किस से एडजस्ट कर सकता है, इन 5 हेड में मैं बात कर रहा हूँ। अदर हेड में जाकर क्या एडजस्ट कर सकता है। सेकंड, हाउस प्रॉपर्टी अपने से किस से जाकर एडजस्ट कर सकती है। तो हाउस प्रॉपर्टी सैलरी हेड से एडजस्ट कर सकती है अगर लॉस है तो, बिजनेस से कर सकती है, कैपिटल गेन से कर सकती है, अदर सोर्सेज में कर सकती है, बट अदर देन
कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम से आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। बस यहां दिया इसने क्या, अदर देन कैजुअल इनकम। आप कैजुअल इनकम को छोड़कर बाकी जो भी इनकम उस हेड में बचती है उससे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। बट फर्स्ट कहाँ जाएंगे हम, सैलरी पे, फिर बिजनेस, फिर कैपिटल गेन, फिर वहां जा सकते हैं। आगे चलिए, आपके रहता है कौन सा, बिजनेस। बिजनेस किस किस से एडजस्ट कर सकता है, तो बिजनेस सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। किससे कर सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से। खुद के हेड में तो है ही सही, ठीक है, जो सेम हेड में कर लिया हमने। कैपिटल गेन से कर सकता है, अदर सोर्सेज में भी कर सकता है, बट अदर देन कैजुअल इनकम। आप इसको भी सेम कह सकते हैं, ठीक है, सेम है, ठीक है ना। आगे चलें नेक्स्ट। अब चलते हैं हम क्या कर सकता है, मैं लिख ही देता हूं इसको, अदर देन कैजुअल इनकम। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किस किस से कर सकता है, ये जब सेम हेड में नहीं कर सकता तो अदर हेड में भी जाकर ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, तो इसे कहीं परमिशन नहीं है आगे जाकर एडजस्टमेंट करने की। सिर्फ ये क्या कर सकता है, सेम हेड में एडजस्ट कर सकता है, अदर हेड में जाके नहीं, क्योंकि खुद के हेड में नहीं है इसका एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, कैजुअल, यहां दिया अदर सोर्सेस की इनकम। अदर सोर्सेस भी किसी भी हेड में जाकर एडजस्ट नहीं कर सकता। तो टोटल मेरे पास क्या रहा, किस किस से हो सकता है, तो सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट है, हाउस प्रॉपर्टी कर सकता है, बिजनेस इंटरप्शन गेन कर सकता है, बाकी तीनों हेड किसी से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। इसमें लॉस होता ही नहीं है, इन दोनों को परमिशन नहीं है। ये हाउस प्रॉपर्टी किससे कर सकता है, सैलरी से। तो आप सिंपल ध्यान रख सकते हैं कि जिस हेड की हम बात कर रहे हैं इससे ऊपर वाले से कर सकते और नीचे के तीनों से। अब बिजनेस की बात करें तो इससे ऊपर वाले से, एक से और नीचे से, यानी सिर्फ एक ऊपर। ऐसे बिजनेस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से कर सकता है, सैलरी से नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे पास याद रखने का एक तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए मेरे कौन से, अंडर सेक्शन 71। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं जिसके बेस पर अगर आप याद रखना चाहें तो पॉसिबल हो तो याद रख लीजिए, अदरवाइज नहीं। जैसे देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चों की पिकनिक हुआ करती है, तो उसमें एक स्कूल अपने यहाँ के बच्चों को लेके जाता है, कितनी, 5th क्लास तक के, ठीक है ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th क्लास के बच्चों को ले गया। उन बच्चों से कह दिया गया कि भाई आप क्या करेंगे, आपसे 100 रुपये लिए जाते हैं जिसमें आपको हम सिर्फ घुमाएंगे और कुछ नहीं। आप अपना नाश्ता खुद लेके आएंगे, ठीक है, लंच खुद को लेके आना नहीं है, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों लेके आना है, और स्कूल टाइम लंच ख़त्म होने के बाद स्कूल टाइम पे वापस आपको छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आपके ऑटो आपको ले जाएंगे। सवेरे बच्चों को लेके गए तो बच्चों की आदत जानते हो आप, छोटे बच्चे होते हैं और वैसे भी उनको भूख जल्दी लगती है, या फिर खेलने के चक्कर में वो क्या करते हैं, खाना जल्दी खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए इन लोगों ने क्या किया, जो ब्रेकफास्ट था वो बस में बैठने के बाद जैसे ही चले, एक को भूख लगी, उसने खाना चालू किया, तो उसको देखकर सारे बच्चे भी खाने लग गए, और निकाल कर उन्होंने, कुछ ही होंगे 10-15 बच्चे जिन्होंने नहीं खाए, और ब्रेकफास्ट उन्होंने रास्ते में ख़त्म कर दिया। अब आया आपका, जब पहुँचे थोड़ी देर खेले, जहाँ पर घूमना था वहाँ खेलने के बाद आधे घंटे बाद जब उनको खिलाया गया या उनसे कहा गया कि भाई अपने अपने ब्रेकफास्ट निकाल लीजिए, अब कर लीजिए, तो जिन बच्चों के पास ब्रेकफास्ट थे वो तो ख़त्म हो चुके थे और उनको अब लग रही थी भूख, तो क्या करें। और जिनको नहीं लग रही उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि ज़रूरत नहीं है, बट जिनको भूख लग रही थी उन्होंने क्या किया, अपना लंच का जो लेके आए थे उसको निकाला और उसको खाने लग गए। उन्होंने जितना खाना था खा लिया। ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हुआ, वापस खेलने लग गए। 2 घंटे 3 घंटे बच्चे खेलते हैं तो भूख तो लगती है। तो अब लंच टाइम हुआ और वहाँ खाने का नंबर आया, तो खाना जिनके पास था उन्होंने खाया और जिनके पास नहीं था लाए तो सब थे, बट किसी ने पहले खा लिया, किसी के पास कम रह गया। जैसे 4 चपाती लाए तो 2 चपाती आपने ब्रेकफास्ट के टाइम खा ली और ब्रेकफास्ट आपने पहले ही खा लिया, तो उस टाइम को अब आप 2 बचे और आपको खानी थी 4, तो आपने क्या किया, आप 2 कम पड़ रही हैं। तो ऐसे में एडजस्ट कैसे करें, तो यहाँ देखिए, यहाँ से मैं एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले मैं अंडर सेक्शन 70 को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम हेड में एडजस्ट करना। तो सबसे पहले मैडम जो रहेंगी वो किससे बात करेंगी, तो वहाँ वो कहती हैं कि फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास के बच्चों को आपस में, वहाँ की जो टीचर है उनकी, वो सब बच्चे खा के निमट जाते हैं, तो फिर पूछते हैं, बच्चा छोटा होता है
तो बोल ही देता है, बोला रहता है। मैडम ने पूछा भाई किसी को भूख तो नहीं लग रही है, भूखा तो नहीं रह गया? तो बच्चा कह देता है मुझे चाहिए। अब मैडम ने क्या किया, उसी क्लास में दूसरे बच्चों से पूछेंगी कि भाई किसी के पास एक्स्ट्रा चपाती पड़ी है, किसी के पास कोई खाना बच गया है तो दे दो इस बच्चे को। अब यहाँ देने का नंबर आया तो बच्चे देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मैडम ने कहा है तो तैयार हो जाते हैं। और मैडम उनको क्या करती हैं, कलेक्ट करके उस बच्चे को देने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, सेम हेड में भी, यानी उसी क्लास के अंदर अब वहाँ पर आ जाता है एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेज। वेजिटेरियन वाला नॉन वेज नहीं खा सकता, जबकि नॉन वेज वाला क्या कर सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है और वेज भी खा सकता है। तो जस्ट मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर, क्या बताया था, बिजनेस में नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेशन बिजनेस, ये वही है हमारे पास। देखिए ये कौन हो गया, नॉर्मल बिजनेस तो हो गया आपका कौन सा, नॉन वेज वाला। नॉर्मल बिजनेस तो हो गया आपका नॉन वेज का, और ये हो गया आपका वेजिटेरियन। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन वेज और ये हो गया वेजिटेरियन। देखिए नॉर्मल बिजनेस क्या कर सकता है, नॉर्मल से भी खा सकता है यानी एडजस्ट कर सकता है, और स्पेकुलेशन बिजनेस से भी कर सकता है। जबकि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, वेजिटेरियन है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही एडजस्ट कर सकता है, नॉर्मल बिजनेस से नहीं कर सकता, यानी नॉन वेज वाले से नहीं खा सकता। तो यहाँ प्रॉब्लम आई। अब टीचर क्या करे, तो उन्होंने कहा कि अभी बैठी है, जिनके पास थे उन्होंने खा लिया, क्योंकि नॉन वेज वाला तो ऑलराउंडर है, जहाँ चाहे वहाँ खा सकता है। ठीक है ना, तो ये कौन, नॉर्मल बिजनेस, ये सबसे खा सकता है। जबकि स्पेकुलेशन बिजनेस वाला सिर्फ वेजिटेरियन है, ये स्पेकुलेशन बिजनेस से खा सकेगा, यानी जो वेजिटेरियन होगा उसके पास जो सामान होगा वही खा सकता है, उसकी चपाती खा सकता है, एटसेट्रा। अब बात आती है कि जब सेम एड में निपट गए, अब वहाँ पर बच गए क्या, मैडम के पास 2 चपाती या 2 नॉन वेज वाले आइटम बच गए। अब 2 बच्चे भी बच रहे हैं, अगर वो वेजिटेरियन नॉन वेज वाले होते तो पेट भर जाता, बट नहीं हुआ। अब लास्ट में जब सब एडजस्ट हो गए तो मैडम आपस में एक दूसरे से बात करती हैं कि मैडम आपके पास कोई एक्स्ट्रा बच रहा है क्या, कि बिल्कुल बच रहा है। तो वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, इसे कहते हैं अंडर सेक्शन 71। सेम एड में एडजस्ट कर लिया अंडर सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग, सब क्लास ने, सब ने एडजस्ट कर लिया आपस में, सब में इस तरह की कंडीशन हुई होगी। अब उनके पास बच रहा है, किसी में वेजिटेरियन वाले ज़्यादा हैं तो उनके पास ज़्यादा बच रहा है, ठीक है, और किसी में वेजिटेरियन नॉन वेज है, अब वो नॉन वेज भी खा सकता है, उसको ज़रूरत है, तो उसने नॉन वेज वाला बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से एक दूसरे से क्या करेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब एक क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के बच्चे से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो यानी टीचर ने जो 2 चपाती बच रही है, अब इस क्लास के बच्चों को ज़रूरत है तो यहाँ दे दिया, इस मैडम ने कहा तो इसने इसको दे दिया, इस तरह से एडजस्ट किए। तो इसे कहते हैं अदर हेड में जाकर एडजस्ट करना। सेम हेड में हो गया, अब अदर हेड में जाकर एडजस्ट करना। तो अदर हेड में जाकर अंडर सेक्शन 71 क्या कहता है, तो सिर्फ सैलरी को लॉस होता ही नहीं है। छोटे बच्चे हैं, उनको जितनी भूख लगी खा लिया, उनको भूख वापस ख़त्म, और फिर खेलने लग जाते हैं, तो वो पूछते ही नहीं है, सेम सैलरी। और ऐसे ही बड़ी क्लास के बच्चे, ये कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, इनको भी अगर कह दिया जाए तो जितना खाना है खा लिया, उनको लग रहा है कि कम रह गया खाना, कोई दिक्कत नहीं, बोलेंगे नहीं, शर्म रहती है। बट बीच के जो बच्चे हैं, ये एडजस्टमेंट इनको होता है, तो वो कौन से, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, ये अदर हेड में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो किससे, ये इनसे भी ले सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं, इनसे भी ले सकते हैं, इस तरह से एडजस्टमेंट करना। ये था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिससे कोशिश की अपन ने बताने की कि बच्चे को समझ आ जाए, ये रूल याद हो जाए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे इसे कैरिड फॉरवर्ड। अभी अपन ने देखा है अंडर सेक्शन 70 और 71, नेक्स्ट देखेंगे कैरिड फॉरवर्ड, कौन कौन से लॉसेस कितने सालों के लिए आगे जा सकते हैं, इन हेड की जो लॉसेस हैं ले जा सकते हैं, और अंडर सेक्शन 80 जो कहता है उसको ध्यान में रख के। थैंक यू। एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 71A to 79 तक, कि जब सेम हेड में एडजस्ट नहीं हो सका, अदर हेड में जाके हमने एडजस्ट किया, वहाँ अदर हेड में जाकर एडजस्ट नहीं हो सका, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसी इनकम को अदर हेड में ले जाकर कितने साल तक हम आगे ले जा सकते हैं, वो हमारे पास है। बट आगे ले जाने के लिए कंडीशन फुलफिल होनी होती है। क्या, अगर आपको लॉस होता है तो उस कंडीशन में आपको अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 139 में रिटर्न, लॉस की रिटर्न फाइल करनी होगी। तो अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग आपको लॉस की रिटर्न फाइल करनी होगी, कौन से सेक्शन में, तो अंडर सेक्शन 139 जो हमारा एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग
139 में आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। चाहे लॉस हो रहा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, तभी आप अपने लॉसेस को आगे ले जा सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि किस किस को कैसे कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास कितने साल तक हम इन लॉसेस को आगे ले जा सकते हैं, उन पे पूरी बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट बिजनेस लॉसेस एंड मेथड ऑफ सेटअप। किससे जाके एडजस्ट कर सकता है? तो बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन से कर सकता है 8 साल तक। जो लॉसेज आप आगे लेके गए, कैरिड फॉरवर्ड किया, सेम हेड में एडजस्ट नहीं हुआ, अदर हेड में एडजस्ट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में उस लॉसेस को कहाँ ले जाएंगे? हम आगे ले जाएंगे। आगे ले जाकर कितने साल तक पूरा कर सकते हैं? तो हम उसे 8 ईयर तक आगे ले जा सकते हैं और 8 ईयर कंप्लीट होने के बाद जितना भी बचा रहता है जो सेट ऑफ नहीं हो सका है, ऐसे लॉस जिसके 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में उस लॉस को आपको वहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अब वो आगे नहीं जा सकता। जैसे आपने देखा होगा दवाइयों पर एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट के बाद आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर भी वही है। अगर 8 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं किसी एक लॉस को आगे ले जाने के, तो उसके बाद आप उस लॉसेस को आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। तो 8 ईयर ध्यान रखना है, 8 ईयर कंप्लीट होते हैं ख़त्म। जैसे अगर हम बात करें कि 1 अप्रैल, ठीक है, या यूँ ले लीजिए 1920 का हमारे पास लॉसेस है, तो पहला लॉस यहाँ सेम हेड में एडजस्ट नहीं हो सका, तो अब कहाँ जाएगा? 8 ईयर तक। तो कहाँ तक? 20, 21, 21, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 and 26, 27 and 27, 28। तो यहाँ पर हुआ मेरा कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 ईयर कंप्लीट हो गए मेरे 27, 28 तक। इसके बाद भी अगर इस लॉस में, जैसे सपोज 1 लाख का था बिजनेस लॉस, और ये फर्स्ट ईयर जिस साल रहता है उस साल में, तो आप अदर हेड में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। बट अब कहता है कि सपोज अदर हेड में जाकर आपने एडजस्ट किया, 50,000 तक एडजस्ट हो सका, बाकी 50,000 अभी भी आपके बचे रह गए जो कैरिड फॉरवर्ड हो गए। कितने साल तक? 8 ईयर तक। तो ऐसी कंडीशन में ये 50,000 सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन की से ही एडजस्ट किया जा सकता है, उसी हेड से एडजस्ट किया जा सकता है जिस हेड से रिलेटेड वो इनकम है। फिर उस ईयर में आप अदर हेड में जाकर एडजस्ट नहीं कर सकते। अदर हेड का एडजस्टमेंट सिर्फ अंडर सेक्शन 70 और 71 तभी लगेगा जब आप सेम ईयर में, करंट ईयर में हो, यानी प्रीवियस ईयर का लॉसेस हो और उसी ईयर में अदर हेड से जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। बट जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, पुराने लॉसेस आगे लाए गए हैं, उनके लिए सिंपल रूल है, आप सिर्फ उसी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं जिस हेड से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर ले जाकर अदर हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा। अब यहाँ देखिए 50,000 है। अब ये 8 साल तक इसने कोशिश की और इस बिजनेस से सिर्फ 40,000 एडजस्ट हो सके, कितना बच गया? 10,000। तो ये क्या करेगा? ऐसे 10,000 को क्या करेगा? नॉट कैरिड फॉरवर्ड वर्ड लिखना पड़ेगा। अब इस लॉसेस को आगे नहीं ले जा सकते, इसका मतलब ये यहीं ख़त्म हो जाएगा, अब इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे चले नेक्स्ट, स्पेकुलेशन लॉसेस। अगर आपका बिजनेस स्पेकुलेशन से रिलेटेड है, यानी सट्टे के व्यवसाय से रिलेटेड है, ऐसा जो बिजनेस से हटकर आपका बिजनेस तो किसी अदर पर्पज़ के लिए था, आपने उसके साथ ही कोई और चालू कर दिया हो। जैसे आपके पास गोडाउन खाली हो गया, गोडाउन खाली होने पर आपने उस गोडाउन के अंदर गेहूं का सीज़न आया, आपने गेहूं भर लिए और जैसे ही उसकी रेट बढ़ी आप उसको बेच देते हैं, तो गोडाउन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन सा बिजनेस हो गया? स्पेकुलेशन बिजनेस, क्योंकि वो आपके बिजनेस से हट के, वो अगर 1400 था 1500 पहुंच गया, 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया पर बैग, और अगर गिर जाता है तो लॉस है। तो ऐसे लॉसेज और प्रॉफिट को आप सिर्फ सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। कौन से? सेम हेड में भी, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन में भी, ओनली फॉर स्पेकुलेशन बिजनेस से ही कर सकते हैं। और ऐसे लॉसेज को सिर्फ 4 ईयर तक ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। आप कितने साल तक? सिर्फ 4 ईयर तक ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉसेज स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD के अकॉर्डिंग। कोई भी बिजनेस जो अंडर सेक्शन 35 AD के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड है, उसको सिर्फ आप उसी बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर जो स्पेसिफाइड है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटिव टाइम तक आगे जा सकता है।
नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, कितने साल तक, 8 ईयर तक। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस होता है जो लेके आ रहे हैं हम पुराना, वो सिर्फ कैपिटल गेन से ही, कौन से लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी कितने साल के लिए, 8 साल तक आगे ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर 8 ईयर तक। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से लॉसेज है तो हमने देखा था यहाँ पर अप टू 2 लाख रुपीज़ तक एडजस्ट कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है नहीं करना चाहें तो आगे ले जा सकते हैं पूरे के पूरे को, तो यहाँ ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं ओनली फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, अदर हेड से जाके एडजस्ट नहीं कर सकते। कई जगह सेम हेड में भी बाउंडेशन है, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म का लॉसेज सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का हमने देखा तो ये कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इंक्लूड है यहाँ। और जबकि कैपिटल गेन के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वर्ड लिखा है हमने यहाँ, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी शॉर्ट टर्म दोनों से एडजस्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कैपिटल गेन, यानी इसमें शॉर्ट टर्म भी आ गया और लॉन्ग टर्म भी आ गया, दोनों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म लॉसेज ब्रॉड फॉरवर्ड है तो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म लॉस से ही, गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 71A टू 79 के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस मेंटेनेंस का बिजनेस है। हॉर्स रेस पे पैसा लगाते हैं वो नहीं, वो तो एडजस्ट ही नहीं होता। मेंटेनेंस का बिजनेस है तो फिर उस कंडीशन में आप हॉर्स मेंटेनेंस बिजनेस से ही कर सकते हैं, बट इसके लिए भी कंडीशन है, उस बिजनेस का चालू रहना जरूरी है जिस बिजनेस के लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके आप एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आपने उस बिजनेस को बंद कर दिया है और दूसरे बिजनेस को चालू रख रखा है जिससे प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे में लॉस वाले बिजनेस को, लॉस को, यानी जो आपको लॉस दे रहा है बिजनेस, उसके लॉस को आप कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैरिड फॉरवर्ड तभी कर सकते हैं जब वो बिजनेस चालू हो, और एडजस्ट भी तभी कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है लॉसेस को। इसी तरह से हमारे पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या है, तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, तो यहाँ दिया अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जिस साल बिजनेस से लॉस हुआ है या बिजनेस में डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने की वजह से लॉस में चला जाता है, और ऐसे लॉस को, ऐसे डेप्रिसिएशन को अदर हेड में जाके भी आपने एडजस्ट कर लिया, फिर भी एडजस्ट नहीं होता है या बचा रह जाता है, तो ऐसे डेप्रिसिएशन को हम अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहते हैं, जिसे इन्फिनिटिव टाइम तक आगे ले जा सकते हैं, अनंत काल तक, इन्फिनिटिव टाइम, नो लिमिट टाइम की अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है रिटर्न कैसे फाइल की जाए या सेट ऑफ कैसे किया जाए। जब 1 साल आ जाता है और बिजनेस के लॉसेस को एडजस्ट करना है तो उसका क्रम क्या रहेगा, स्टे क्या रहेगी आपकी, कि सबसे पहले किसको करें। अगर इस साल का प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले हम उसको किससे एडजस्ट करें, तो यहाँ दे रखा है सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है आपका साइंटिफिक रिसर्च करंट ईयर का, तो सबसे पहले हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को करेंगे जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास देता है यहाँ पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अगर है तो सेकंड नंबर पर हम उस प्रॉफिट से करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। फिर अगर आपके पास फिर भी पैसा बचा रह जाता है तो आप पुराना जो लॉसेस लेके आए हैं बिजनेस से रिलेटेड उसको एडजस्ट करेंगे। फिर भी आपके पास अगर बचा रह जाता है तो अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग आप किसको करेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेंगे। फिर आपके पास बचा रह जाता है तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, फिर बचा रह जाता है तो सबसे लास्ट में हम लेंगे अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये हमारे पास क्रम रहेगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है तो उससे जस्ट नीचे वाला उससे पहले, फिर उससे नीचे वाला उससे पहले, इस तरह से ले सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बिजनेस का लॉसेस जब एडजस्ट करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लाके तो किस तरह से करेंगे। तो कि हमारे पास ज़्यादातर जूनियर अकाउंटेंट में भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्रम क्या रहेगा, किसके बेस पर इसको ऑर्डर आपके क्या रहेंगे। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले किसको लेना है, साइंटिफिक रिसर्च को, कैपिटल एक्सपेंस, फिर आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है, करंट ईयर का, फिर आपके पास बिजनेस लॉसेस दे रखा है कैरिड फॉरवर्ड जो आपने किया वो, फिर उसके बाद हमारे पास अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है साइंटिफिक फैमिली प्लानिंग का, फिर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, फिर वापस अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस हमारे पास रहेगा। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं और कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये है हमारे पास पूरा कैरिड फॉरवर्ड से रिलेटेड एडजस्टमेंट। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह की
वीडियो डलती रहती हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकेगा। थैंक यू।